हेलो एंड नमस्ते। तो वैंडर वॉल्स फोर्सेस का नाम तो हम सबने ही सुना होगा एंड वी ऑल नो दैट इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस नोन इन केमिस्ट्री। तो फिर हम इसे बायोमोलिक्यूल्स में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये इनकी स्ट्रेंथ तो इतनी होती ही नहीं है कि ये बायोमोलिक्यूल्स को स्टेबलाइज कर सके। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपका जो डीएनए है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल जो पूरी लाइफ को सपोर्ट करता है, उसकी स्टेबिलिटी में काफी इंपॉर्टेंट हाथ होता है वैंडरवॉल फोर्सेस का। सो एग्जैक्टली डीएनए को कहाँ, कैसे, किस तरह स्टेबलाइज करता है, ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली वैंडरवॉल फोर्सेस होते क्या है। So van der Waals forces are इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग तो हम सभी समझते हैं, यानी कि एक जगह पर चार्ज होगा और दूसरी जगह पर इसके ऑपोजिट चार्ज होगा एंड उसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन। नाउ बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द टर्म अट्रैक्शन हियर, वी सेड इंटरैक्शंस, तो हम रिपल्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बोलूंगी तो मैं अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस दोनों ही वर्ड यूज कर सकती हूँ। अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग ये होता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, बेसिकली चार्जेस होंगे और वो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते होंगे। तो अगर दो लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, दे विल रिपेल ईच अदर, राइट। नेगेटिव नेगेटिव, दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। ऐसे चार्जेस जो सेम होते हैं इनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस, बिकॉज दे आर लाइक ईच अदर। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनलाइक चार्जेस, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। ये अनलाइक चार्जेस हैं जो एक दूसरे की तरह नहीं है, दे आर नॉट लाइक ईच अदर एंड हेंस दे आर कॉल्ड अनलाइक चार्जेस। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर एक मॉलिक्यूल आपका पॉजिटिव है और दूसरा मॉलिक्यूल नेगेटिव है तो उसके बीच में होगा अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव है एंड दूसरा पॉजिटिव है तभी भी अट्रैक्शन ही होगा, राइट। सो वैन डर वाल्स फोर्सेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। नाउ नोट हियर क्लियरली कि हमने यहाँ पे बॉन्ड्स का यूज नहीं किया है, कोई बॉन्ड नहीं बनता है यहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं होता है। इट इज जस्ट इंटरैक्शंस बेस्ड ऑन चार्जेस, जिसकी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नाम दे रहे हैं। वन मोर थिंग टू नोट हियर इज कि ये जो इंटरैक्शंस हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हैं। इसका मतलब है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं। It is between two molecules and not, I'm sorry, intermolecular and not within a molecule. So it is not intramolecular. Van der Waals forces कभी भी intramolecular नहीं होते. They are always intermolecular. Okay. So ये एक और वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है about Van der Waals forces. Now let's go on to types of Van der Waals forces. ठीक है। सो वैंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो यूजुअली डाइपोल के बीच में होता है, बिकॉज हम सब जानते हैं अब तक तो, जिन्हें भी डाइपोल के बारे में पता है। तो अगर आपको डाइपोल के बारे में नहीं पता है, प्लीज गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस एंड गो एंड लर्न अबाउट डाइपोल। ठीक है। सो एज कोई सेइंग कि जिन्हें भी डाइपोल के बारे में ऑलरेडी पता है वो ये जानते हैं कि डाइपोल के ऊपर चार्जेस होते हैं, है ना। पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि एक जो भी एटम होता है वो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अपने पास खींच लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींचता है, यानी कि जो उस मॉलिक्यूल में दूसरा एटम होगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। सो यूजुअली डाइपोल्स के बीच में ही वैन डर वाल्स फोर्सेस देखे जाते हैं, या फिर किसी के चीज के बीच में भी जिसके ऊपर चार्जेस होंगे। ओके। बिकॉज ये कैसे इंटरैक्शंस हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस हैं। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स इज कीसोन इंटरैक्शंस। ओके। ये होते हैं बेसिकली दो डाइपोल के बीच में, और क्योंकि ये दो तरह के डाइपोल के बीच में होते हैं तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ. So I have drawn here two
molecules, you can see one is in the green and one is in the ऑरेंज कलर. तो आप सबसे फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. हियर ऑल्सो यू कैन सी देयर इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. दीज आर अनलाइक चार्जेस, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन, राइट. सो दिस इज वन टाइप ऑफ कीसोम इंटरैक्शन जो दो डाइपोल के बीच में होता है. दिस इज डाइपोल नंबर 1, दिस इज डाइपोल नंबर 2. Again, moving on to the second case, you can see the dipole number 1 in green, dipole number 2 in orange. So यहाँ पे देखिए partial negative charge and partial negative charge, negative like charges, there is going to be what? Repulsion. So keystone interaction, as I said, could be attractive in nature and also repulsive in nature. ठीक है, और ये दो डाइपोल के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें डाइपोल इंटरैक्शंस भी बोलते हैं. Now again, if you see the third case, दो डाइपोल्स हैं. The dipole number 1 is in green, dipole number 2 is in orange. एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले में भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज ही है. अगेन लाइक चार्जेस की वजह से क्या होने वाला है? रिपल्शन. ओके, सो दिस वाज वैंडर वॉल्स फोर्सेस का टाइप नंबर 1 कीसोम इंटरैक्शन, जो दो डाइपोल के बीच में होगा डिपेंडिंग ऑन कि दो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, राइट. कि उनका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के चार्ज के सामने है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज के सामने है, उसके बेसिस पे उसके बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टाइप नंबर 2 विच इज डेबी इंटरैक्शंस. तो डेबी इंटरैक्शंस होता है एक डाइपोल के बीच में और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है एक इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसकी वजह से हम इसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस भी बोलते हैं. सो सबसे पहले हम इंड्यूस्ड डाइपोल समझ लेते क्या होता है. सो आई वांट यू टू लुक हियर एट डाइपोल नंबर 2 विच इज गिवन इन ग्रीन. ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रही हूं. ठीक है, एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अच्छे से उनका डिस्पर्जन हो रखा है, जिसकी वजह से कोई नेट चार्ज नहीं है, राइट. अगर डाइपोल होता तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ होते, राइट, और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे हम उनको बोलते कि वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वहां पे हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट. सो लेकिन इस केस में अभी फिलहाल सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये एक डाइपोल नहीं है. लेकिन क्या होता है जब इसकी विसिनिटी में, यानी कि इसके पड़ोस में जब एक डाइपोल आता है. ओके, एज यू कैन सी हियर दिस इज डाइपोल नंबर 1 शोन इन ऑरेंज, और एक डाइपोल आया और इसका आप देख रहे हो विसिनिटी में पास में कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना. और जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अट्रैक्ट होके इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, राइट. एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर. सो नाउ पहले ये जो D2 है हमारा, जो डाइपोल 2 था, वो एक डाइपोल था ही नहीं. उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन था वो यूनिफॉर्म था, इक्वल था. बट विसिनिटी में एक डाइपोल के आने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन है वो डिसरप्ट हो गया. सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके चले जा चुके हैं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसा डाइपोल जो विसिनिटी में किसी और डाइपोल की वजह से इंड्यूस हो जाता है उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल. सो इस डाइपोल के आने की वजह से ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल था वो भी अब एक डाइपोल बन चुका है. नाउ यू कैन अगेन सी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा? बिकॉज ऑफ अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो इसलिए डेबी इंटरैक्शंस जो होते हैं वो यूजुअली अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, and we call them dipole induced dipole interactions, and this was type 2 of van der Waals forces. Okay, let's move on to the type 3 which is London dispersion force. यहाँ पे आप इसका नाम ऑलरेडी देख रहे होंगे, induced dipole interactions.
सो यहाँ पे दो इंड्यूस डाइपोल है, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज D1 इंड्यूस डाइपोल 1, दिस इज D2 इंड्यूस डाइपोल 2, तो ये दोनों ही इंड्यूस डाइपोल है, यानी कि अभी तो फिलहाल इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है, यानी कि देयर इज नो नेट चार्ज। लेकिन जब ये एक दूसरे की विसिनिटी में आएंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव होंगे, एंड अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हो रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली टू दी ऑपोजिट होंगे, राइट, ताकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो अगेन एज आई सेड कि इस केस में दोनों ही जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इंड्यूस डाइपोल होते हैं, यानी कि शुरुआत में उनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो इक्वली डिस्पर्स्ड होता है। ओके, सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं। लेकिन जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे सो ये दोनों एक दूसरे को इंड्यूस्ड करेंगे टू बिकम अ डाइपोल, यानी कि उनका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा या इलेक्ट्रॉन का जो डिस्पर्जन होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो जहां पे भी सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे कि आप डाइपोल 1 के केस में देख रहे हो कि इस साइड पे हुए हैं, तो वहां पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड जहां पे नहीं होगा वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड व्हेन दिस हैपेंस तो दूसरे वाले में एग्जैक्टली ऑपोजिट केस होगा, बिकॉज हमें अट्रैक्शन चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके या आपस के साथ जब पास आए, दोनों एक दूसरे के पास आए, तब हमारा जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, एंड देन it caused attraction between them, and this is what is called London dispersion force, which is type 3 of van der Waals forces, and it is also known as induced dipole interactions, and now you know why. Okay, so this was all the three types of van der Waals forces. Okay, लेकिन एक और चीज जो वैन डर वाल्स फोर्सेस से रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वैन डर वाल्स रेडियाई। तो वैन डर वाल्स रेडियाई को समझने से पहले हम एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने हमें एक एक्सप्रेशन दिया। ओके, इट इज लेनर्ड जोन्स एक्सप्रेशन। सो बेसिकली दैट एक्सप्रेशन इज एक्चुअली यूज इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना इज नॉट कंपल्सरी, बट आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में हमें क्या बताया था। सो बेसिकली एज आई फर्स्ट सेड कि हम यहाँ पे बॉन्ड यूज नहीं करते वर्ड, क्योंकि हम बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो जब हम इन इंटरैक्शंस की एनर्जी की बात करेंगे तो वी कैन नॉट से बॉन्ड एनर्जी, वी यूज द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी। Why exactly? Because potential energy is energy in space, है ना, एकदम स्टेबल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी इन स्पेस, एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। तो हम यहाँ पे जब हम बॉन्ड की एनर्जी की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ बॉन्ड, दिस इज एक्चुअली इंटरैक्शंस। सो लेनर्ड जोन्स ने जो एक्सप्रेशन दिया था उस एक्सप्रेशन के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जब हम वैन डर वाल्स इंटरैक्शन में उनकी एनर्जी देखेंगे, यानी कि ये पता लगाएंगे कि वो इंटरैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो उस एनर्जी का रिलेशन होगा डिस्टेंस से। नाउ व्हाट डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इट इज इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरैक्शन होता है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा उसी से पता चलेगा कि वैन डर वाल्स फोर्सेस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कितने ज्यादा वीक है। नाउ इसी डिस्टेंस को डिपिक्ट करने के लिए हम आर यूज करते हैं। ओके, एंड आर फॉर रेडियस, तो उन्होंने इसका रेडियस नाम दे दिया था। ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड वैन डर वाल्स रेडियस। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे है मेरा मॉलिक्यूल नंबर 1 M1 एंड दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 2 M2। यस, सो अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कुछ r। ओके, नाउ इफ यू सी ये काफी दूर है टू इवन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अभी इन दोनों का कुछ इफेक्ट ही नहीं है दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
ये मान लीजिए जो मैंने रेड से सर्कल बनाया, दिस इज डिपिक्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, सो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे से बहुत दूर है. ओके, टू विजुअलाइज दिस यू कैन सी इट एज टू मैग्नेट्स. ओके, अगर आप दो मैग्नेट लेंगे और उनको बहुत दूर दूर रखेंगे तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, राइट? लेकिन मान लीजिए कि अभी आपने वही दो मैग्नेट लिए और उनको आपने एकदम बहुत पास कर दिया, एज यू कैन सी इन दिस सेकेंड केस. तो अब क्या होगा, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में क्लैश होना शुरू कर देगा. ठीक है, आप देख रहे हो कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है. यस, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैप ये अट्रैक्ट तो नहीं होंगे, है ना? हमें जो अट्रैक्शन चाहिए थी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वैंडरफॉल फोर्सेस के इंटरैक्शन में, तो ये इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स अब आपस में रिपेल करना शुरू कर देंगे. तो आर अगर बहुत दूर होगा एज इन दिस केस तो भी प्रॉब्लम है, अगर आर बहुत पास होगा एज इन दिस केस तो भी बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट टू ओवरलैप. तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ये समझ आ गया कि एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी कि हमारा जो वैंडरवॉल फोर्सेस के इंटरैक्शन है वो मैक्सिमम हो, एकदम स्ट्रेंथेंड हो, एकदम स्ट्रांग हो, है ना? तो ये ऑप्टिमल डिस्टेंस को ही हमने क्या नाम दिया? वैंडर वॉल्स रेडियाई. तो कैसे, अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से होता है ये, जहां पे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते और दोनों एक दूसरे के ज्यादा दूर भी नहीं है. इट्स बेसिकली द सम ऑफ द टू रेडियाई. कैसे, अगर आप देखो M1 का न्यूक्लियस एंड टिल इट्स वैलेंस शेल, दिस विल बी वन रेडियस. एंड मान लेते हैं कि हमारा जो M2 है वो भी समवॉट ऑफ द सेम साइज है, तो उसके न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल से भी कुछ रेडियस इस तरह आएगा. सो दिस डिस्टेंस बिकम 2r, राइट? तो इसी रीजन की वजह से वैंडर वॉल्स रेडियस को डिफाइन किया जाता है एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, between the two neighboring molecules. I'm not writing the whole. ठीक है, सो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे की विसिनिटी में है एंड 1/2 of the distance between the two is van der Waals radii. तो बेसिकली एट द एंड लेनार्ड जोन्स एक्सप्रेशन ने ये प्रूव कर दिया था कि अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को वैन डर वॉल्स रेडियस की दूरी पर रखें तो उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा ड्यू टू वैन डर वॉल्स फोर्सेस. ओके, so with this we are done with van der Waals forces. This was all for this video. See you soon.